है ग्राफ के लिए। अब देखो डिस्टेंस फॉर्मूला में हमको पढ़ना क्या है, पहले इस चीज को समझते हैं। मान लो एक ग्राफ बनाता हूं। ठीक है, अब एक काम करते हैं, हम इस ग्राफ पर ना एक पॉइंट ले लेते हैं। मान लो इस ग्राफ पर मैंने ये वाला पॉइंट ले लिया, ये वाला पॉइंट, और मैं आपसे पूछूं कि ओरिजिन से इस वाले पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, क्या बताओ? क्या? मैंने एक पॉइंट ले लिया ग्राफ पर, और मेरा सवाल यह है कि ओरिजिन से इस पॉइंट का कितना डिस्टेंस है ग्राफ के ऊपर? 0। 15 मैं कह रहा हूं कि ओरिजिन से, ओरिजिन ये रहा और ये रहा हमारा पॉइंट, तो इस ओरिजिन और इस पॉइंट के बीच में कितना डिस्टेंस है? 15 है। अगर मान लो मैं एक पॉइंट यहां पर प्लेस कर देता हूं ग्राफ पर, अब मैं पूछूं कि बताओ ओरिजिन और इस वाले पॉइंट के बीच में कितना डिफरेंस है? 10 है। ठीक है, ये तो समझ में आ गया ना। अगर मान लो मैं यहाँ पर एक पॉइंट पुट कर देता हूँ और फिर पूछूं ओरिजिन से बताओ उसका डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस बेटा कभी भी नेगेटिव नहीं होता यार। जब भी आपसे डिस्टेंस पूछा जाएगा तो भले ही इधर नंबर्स नेगेटिव है, लेकिन जब आप डिस्टेंस लिखोगे तो हमेशा किस में आएगा? एक पॉजिटिव नंबर में आएगा। तो ये डिस्टेंस भी कितना होगा? 15 होगा, -15 नहीं होगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर एक पॉइंट डाल दूं और पूछूं बताओ ये डिस्टेंस कितना है, तो क्या बताओगे? 10 है। 10 यूनिट डिस्टेंस है यहाँ पर। ठीक है, अब अगर मैं एक क्वेश्चन चेंज कर दूं, इस क्वेश्चन को अगर ऐसे फ्रेम कर दे, अब मुझे क्या करना है, इस वाले पॉइंट से लेकर के इस वाले पॉइंट का डिस्टेंस बताना है। मान लो इस वाले पॉइंट को मैं ले लेता हूं ए, और ये वाला पॉइंट मैं ले लेता हूं बी। तो ओरिजिन से ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, इनका डिस्टेंस तो बड़े आराम से निकाल ले रहे, लेकिन अब मुझे डिस्टेंस किसका निकालना है? ए से बी का। तब ये ए से बी का डिस्टेंस बताओ क्या कितना होगा? 75। कैसे निकाला 75? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके। अगर आप हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करोगे तो आपको लगता है एरिया निकलेगा इसका? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो ये वाला पार्ट निकलेगा, है ना। हमें क्या निकालना है? ए बी की डिस्टेंस निकालनी है। क्वेश्चन आ गया समझ में? क्या है हमें क्या करना है? ये ए और बी जो लाइन बन रही है ये निकालना है कितना है। तो कैसे इसको फाइंड करेंगे बताओ? लगाओ थोड़ा सा दिमाग, बोलो क्या ले लेना। अब देखो बेटा इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आप ये पॉइंट देखो, ए, ओ और बी, ये पॉइंट क्या बना रहा है? ट्राइंगल बना रहा है। और यहां पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा इस ट्राइंगल में? 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अगर यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है तो ए ओ बी कौन सा ट्राइंगल हो गया? राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। और राइट एंगल ट्राइंगल में हमको पता है एक पार्ट क्या होता है? परपेंडिकुलर। ये क्या होता है? बेस। और ये क्या है? हाइपोटेनियस है। तो क्या मैं ए ओ बी में बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ए बी की लेंथ निकाल सकता हूँ? चलो देखते हैं क्या निकलेगा। अगर मैं यहाँ पर यूज करूं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बेटा जहां पे ले जाने की कोशिश कर रहा हूं ना, चुपचाप उसके साथ चलते रहो, ठीक है। देखो अभी क्या कर रहा हूं, अभी आएंगे हम। अब देखो इस वाले ट्राइंगल में, ट्राइंगल ए ओ बी में, मुझे बताओ हाइपोटेनियस कौन सा साइड है? ए बी। और हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा हुआ है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर किसके इक्वल होगा? ओ ए का स्क्वायर और प्लस ओ बी का स्क्वायर, इसी के इक्वल होगा, इसी के इक्वल होगा। अब ए बी हमको पता नहीं है, ये हमें फाइंड करना है। ओ ए कितना है हमारे पास? 10। तो ओ ए हो गया 10 का स्क्वायर, प्लस ओ बी कितना है हमारे पास? 15। तो ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर। ए बी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया देखो?
10 का स्क्वायर क्या होगा 100 प्लस 15 का स्क्वायर क्या होगा 225। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 325। लेकिन ये देखो यहाँ पे मेरा किसका आंसर है ए बी का स्क्वायर। मुझे सिर्फ क्या निकालना है ए बी। तो ये स्क्वायर हटाना पड़ेगा यहाँ से। ये स्क्वायर यहाँ से हटाओगे तो यहाँ पे क्या लगेगा रूट लग जाएगा। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास रूट अंडर 325। क्या 325 का कोई परफेक्ट स्क्वायर होता है नहीं होता। लेकिन मैं इसको ऐसे तो लिख सकता हूँ ना। लिख सकता हूँ ये ऐसे। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर ये आ जाएगा 325। फिर 25 का क्या आ जाएगा बाहर 5 और अंदर क्या रह गया रूट 13। तो ए बी की वैल्यू क्या आ गई 5 रूट 13। तो ये जो डिस्टेंस हाँ बेटा मैंने 325 का से लिख दिया 25 इंटू 13 लिख सकते हैं। हाँ अगर सॉल्व होता है तो करना पड़ेगा नहीं ठीक है। अब ये 25 का तो रूट बाहर आ जाएगा ना 5। 25 का रूट क्या होगा 5 होगा ना। तो 5 बाहर आ गया 13 अंदर रह गया क्योंकि 13 का कोई रूट नहीं होता। तो हमारा आंसर क्या आ गया 5 रूट 13। तो अगर मुझे ये वाला डिस्टेंस फाइंड करना था तो मेरा आंसर क्या आएगा 5 रूट 13। समझ में आ गया आप लोगों को। इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब देखो आगे चलते हैं। अब इसी क्वेश्चन को एक दूसरे तरीके से फ्रेम करते हैं। बड़े बड़े मॉन्यूमेंट बनाने और मार्बल्स स्टैचूज बना लेते हैं ताकि उसके इतिहास को होने का याद रखें। ये एक्चुअली नहीं एक्चुअली जगह की समय जो है ना गार्ड पिछले मोस्ट पावरफुल बस याद है और ये आपको मुश्किल हो जाता है। बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स बड़े बड़े स्टैचूज हैं ओवर द पीरियड ऑफ डिले हो जाते हैं। ठीक है। अब मान लो मैं एक पॉइंट लेता हूं ये बताओ क्या पॉइंट होगा 10 होगा ये। फिर एक पॉइंट हम ले लेते हैं यहां पर। यह कौन सा पॉइंट होगा 2010 और एक पॉइंट ले लेते हैं यहां पर। यह कौन सा पॉइंट होगा ठीक है। और अब क्या करते हैं इन तीनों पॉइंट को ना आपस में मीट कर देते हैं। और इसको कुछ नाम दे देते हैं। लेट्स से एक को नाम दे दो ए, एक को नाम दे दो बी और एक को नाम दे दो सी। ठीक है। अब मेरे को क्या फाइंड करना है कि ये ए बी कितना है, ये ए सी कितना है और ये सी बी कितना है। समझ में आ गया। हमें क्या फाइंड करना है बताओ। ए बी कितना होगा ए बी कितना होगा 5। कैसे आया समझ में आया आप लोगों को। देखो ये पूरी लाइन कितनी है 10। इतना लाइन ये कितना है 5। 10 में से ये वाला पार्ट माइनस करोगे तो ये वाला तो पार्ट बचेगा है ना। तो ये वाला पार्ट कितना आ गया आपका 5। समझ गए। अब ये बताओ एसी बताओ कितना है 10 होगा। क्यों क्योंकि यहां से यहां तक कितना है 20। यहां से यहां तक कितना है 10 माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा 10 बचेगा। तो ये हमारा 5 आ गया और ऊपर वाला हमारा क्या आ गया यहाँ पर 10 आ गया। ये समझ में आ गया आप लोगों को। अब हमें बीसी निकालना है। बीसी कैसे निकालेंगे बीसी कैसे निकलेगा। यहां पर क्या बन गया यहां पर क्या बन जाएगा 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। बनेगा यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल। और ये एबीसी क्या बन गया हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। और फिर सेम फॉर्मूला लगा करके क्या आप ये निकाल सकते हो वैल्यू। अब देखो एक चीज और दिखाता हूं आपको सर। हाँ अगर परफेक्ट स्क्वायर बन रहा हो तो परफेक्ट क्यूब बन रहा हो तो आप लिख सकते हैं उसका
जैसे पिछले में आपने कहा था कि परफेक्ट स्क्वायर है तो परफेक्ट क्यूब देख सकते हैं कि अगर परफेक्ट क्यूब हो क्यों देखोगे? वहां पे स्क्वायर है तो स्क्वायर ही देखोगे, क्यूब क्यों देखोगे वहां पे? अब देखो बेटा, आप ध्यान से देखना, मैंने आपको दो चीजें करके दिखा रहा हूं और यहीं से हमारा फॉर्मूला ड्राइव होगा। अगर मुझे BC की वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर? BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, यही लिखेंगे इसको, यही लिखेंगे। अगर मैं यहीं पे स्क्वायर हटा दूं, अगर मैं यहीं से स्क्वायर हटा दूं तो क्या बन जाएगा? BC, और यहाँ पूरे पे क्या लग जाएगा? रूट लग जाएगा पूरे पे, क्योंकि जब भी आप एक तरफ से स्क्वायर हटाते हो तो दूसरी तरफ क्या लग जाता है? रूट लगता है। तो रूट के अंदर कौन सी वैल्यू आएगी? AC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। समझ में आ गई मेरी बात? अब देखो, रूट 10 का स्क्वायर AC कितना है आपका बताओ? 10 10 है, हाँ 10 है, तो 10 का स्क्वायर, और AB कितना है हमारे पास? 5 का स्क्वायर। इतना समझ में आ गया आपको? अब देखो, अब मैं इसी चीज को एक और काम करता हूं। हमने यहाँ पर ये दोनों वैल्यू ली थी 10 और 5, ठीक है? जस्ट अ सेकंड, अटेंडेंस लगा लो। कॉपी निकाल लो अपनी, बना दूंगा भी पूल में तुम्हें। एग्जाम में नहीं आएगा क्वेश्चन जो मैं यहाँ पे करा रहा हूँ, ये सब फॉर्मूला सीख रहे हैं हम, ये नहीं आएगा एग्जाम में तुम्हारे। 2 मिनट रखा है ना, नीचे कर ले। बेटा तुम ना इधर बैठ जाओ, तो तुम्हें परेशान कर रहे हो सर दिखता नहीं है वहां से, थैंक यू। तुम भी परेशान होना सकता है। 5 आएगा, रूट 25 का 5 16 सर 40 7 6 आएगा। अच्छा सही है, 5 आएगा आंसर, सही है। सर 5 अब ये वाला निकालो, MD का निकाल के दिखाओ। 5 को तो यही पे तो है, तुम वो निकालो, जिसने निकाल दिया निकालेगी MD का। सर एमडी में हम x2 को 9 और x1 को 7 ले सकते हैं। तुम कुछ भी ले सकते हो, वही फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है, लेकिन ये मत करना बेटा y वाली वैल्यू को x ले रहे हो। y वाली वैल्यू राइट साइड है ना? हाँ राइट साइड है, अदरवाइज तुम इसको चाहो x1 ले लो, इसको ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि नंबर माइनस का है, प्लस का स्क्वायर होकर के वो प्लस का ही है। सर 3 into 9 लिख सकते हैं एमडी को। ओके हाँ तो सर रूट 29 सही है, रूट 29 सही है। 3 into 9 नहीं कर सकते उसका? क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते छोड़ो बेटा, फॉर्मूला लिखा हुआ है, फॉर्मूला देख करके सॉल्व तो करो। दिया सही आपका आ गया? बोला तो सर 3 into 9 27 तुम्हारा है? और का स्क्वायर 16 होता है। वो हमेशा चलो आई होप ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को, है ना? रौनक कर लिया आपने? चलो बेटा आगे चलो भी, यहाँ से आ गया ना समझ में कैसे करना है। अब देखो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे ग्राफ बना रखे हैं जिसमें आपको डिस्टेंस निकालना है, तो आई डोंट थिंक यहाँ पे कोई प्रॉब्लम होने वाली है निकालने में, तो निकाल ही लोगे आराम से, बस खत्म हो गया। अब इसमें ये चैप्टर एंड एक्सरसाइज आ गया। हाँ करते हैं अभी, हाँ भी करेंगे, घर से तो तुम लोगों का मैं देख रहा हूँ कितना कर रहा हूँ, अभी करते हैं इसको, देखते हैं जो भी 3-4 जितने भी क्वेश्चंस हो जाए अभी सॉल्व करते हैं। तो ये कोड भी करवा लेना। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कह रहा है कि व्हाट आर द कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू एक्सिस, बताओ।
अगर दो एक्सिस इंटरसेक्ट कर रही है जहां पर, उसका कोऑर्डिनेट क्या होंगे? जीरो जीरो होंगे, क्योंकि जहां पर देखो ये y है ये x है, जहां पर ये मिल रहे हैं ये ओरिजिन होता है, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होता है? जीरो जीरो। x भी जीरो है, y भी जीरो है, तो पहला तो क्वेश्चन। दूसरे में क्या कह रहा है? पॉइंट W हैज x कोऑर्डिनेट इक्वल टू -5। ठीक है, पहले हम एक ग्राफ बना लेते हैं। बेटा ये क्वेश्चन देख लो, ये क्वेश्चंस ना मुश्किल क्वेश्चन है सारे। मैं यहाँ पर x और y नहीं लिख रहा हूँ बेटा, ये समझ जाना ये y है और ये x है, पता लगे यहाँ भी आंखें बंद करके बैठ गए। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पॉइंट W हैज x कोऑर्डिनेट इक्वल टू -5। समझ में आ गया क्या कह रहा है? एक पॉइंट W है और उसके कोऑर्डिनेट्स क्या दे रखे हैं हमको? -5। तो देखो -5 कहाँ पर आएगा? यहीं पर आएगा -5, तो यहीं पर आएगा ना -5 x का कोऑर्डिनेट। फिर आगे क्या कहता है? कैन यू प्रिडिक्ट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट H which is on the line through W parallel to the y axis। अच्छा, वो क्या कह रहा है हमें कि हम ना अब एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। अच्छा, इसको पॉइंट ले लो W, ये आपका कौन सा पॉइंट है? W पॉइंट है। अब वो कह रहा है कि एक लाइन बनाओ W से पास होते हुए जो इस y एक्सिस के पैरेलल हो। समझ में क्या कह रहा हो? आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है इस W वाले कोऑर्डिनेट से होते हुए जो किसके पैरेलल है? y एक्सिस के। तो ये लाइन देखो कैसी बनेगी, ये लाइन कुछ ऐसी बनेगी। अगर मैं एक लाइन बनाऊं जो W से पास होती है और y के पैरेलल हो, तो कुछ ऐसी लाइन बनेगी हमारी, है ना? y एक्सिस के पैरेलल है, W से पास होती है। अब वो हमें क्या कह रहा है करने के लिए? कहता है कि कैन यू प्रिडिक्ट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट H which is on the line through W parallel to the y axis। ओके, अब क्या है कि इस लाइन पे ना कोई पॉइंट है H, वो यहां भी हो सकता है ना? वो यहां भी हो सकता है, वो वाला पॉइंट यहां भी हो सकता है, बस इस लाइन पे कहीं भी हो सकता है। वो पॉइंट इस लाइन पे कहीं भी हो, क्या आप उसके कोऑर्डिनेट लिख सकते हो? लिख सकते हो उसके कोऑर्डिनेट? x की वैल्यू तो -5 ही रहेगी पूरे लाइन पे, वैल्यू किसकी चेंज होती रहेगी? y की वैल्यू चेंज होती रहेगी। अगर मैं यहाँ पे ये h पॉइंट लेता हूँ तो उसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? -5 और 10। इस वाले पॉइंट पे कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? -5 और 10। इस वाले पॉइंट पे क्या हो जाएगा कोऑर्डिनेट? -5 और 5। इस वाले पॉइंट पे क्या होगा? यहाँ भी -5 और -5। समझ गए? हेलो, हाँ जी, ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है, ठीक है। अब देखो उसने ना आगे एक और क्वेश्चन पूछा यहाँ पर कि विच क्वाड्रेंट कैन H लाई इन। ये जो पॉइंट H हम ले रहे हैं, ये बताओ कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? सेकंड में। या तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा या फिर थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। क्या फर्स्ट और सेकंड में पॉसिबल है? तो आंसर है नहीं, पॉसिबल नहीं। तो हमारा आंसर या तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा या फिर थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। आसान क्वेश्चन समझ में आ गया? चलो अब चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा क्या ये कह रहा है कि कंसीडर द पॉइंट R30 A0 -2 M -5 -2 and P -5 2 if they are joined in the same order predict। आप लोग भी मेरे साथ ये क्वेश्चन करो अपनी कॉपी, मैं भी यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, आप लोग भी अपनी कॉपी में ड्रॉ करो। RAMP ये कोऑर्डिनेट्स हमको दे रखे हैं, ग्राफ पे प्लॉट करो अपनी अपनी कॉपी में। मैं भी यहाँ पे प्लॉट कर रहा हूँ, आप लोग भी करो।
रफ में नहीं, कॉपी पे बनाओ उसको। कॉपी में तो रफली बनेगा ना। अरे बेटा वो पॉइंट्स को इतने भी ज्यादा टफ नहीं है, इजी पॉइंट्स दे रखे हैं, बनाओ उसको। तो नेक्स्ट out of the points, define true immortality. Out of the points, define true immortality. True immortality. True immortality. True immortality. Zero. Modality can be zero. कर लिया, ड्रॉ कर लिया, करो जल्दी करो, फटाफट ड्रॉ। ठीक है, ये हमने इसको मीट कर दिया। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछता है आपसे। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि टू साइड ऑफ आर ए एम पी दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जहां पर देख के बताओ कौन कौन से साइड आपको परपेंडिकुलर दिख रहे हैं। एक तो आपको ये ए एम दिख रहा है परपेंडिकुलर, दिख रहा है ये ए एम परपेंडिकुलर। ये ए एम किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, पी एम के ऊपर। कैसे लिखेंगे, ए एम परपेंडिकुलर है किसके, पी एम के। एक परपेंडिकुलर उनको पी एम दिख रहा है किसके ऊपर, ए एम के ऊपर या एम ए के ऊपर। तो हाँ, ये दो पॉइंट मेरे को परपेंडिकुलर पॉइंट दिख रहे हैं यहाँ। क्या और भी कोई परपेंडिकुलर दिख रहा है, नहीं। आगे क्या पूछता है, वन साइड ऑफ आर ए एम पी दैट इज पैरेलल टू वन ऑफ द एक्सिस। इनमें से बताओ कौन सा पैरेलल है, ए एम या एम ए किसके पैरेलल दिख रहा है हमें, एम ए पैरेलल है किसके, एक्स एक्सिस के। और भी कुछ पैरेलल दिख रहा है क्या, हाँ ये पी एम भी पैरेलल दिख रहा है हमें। पी एम किसके पैरेलल है, वाई एक्सिस के। ये हो गया हमारा पहला पॉइंट, ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट। अब तीसरे क्वेश्चन में पढ़ो क्या कह रहे हैं। 2 points that are mirror image of each other in one axis, which axis will this be? अब देखो आपको दो ऐसे पॉइंट बताने हैं जो किसी एक एक्सिस का क्या है, मिरर पॉइंट है। मिरर पॉइंट का मतलब क्या होता है, जैसे हम अपने मिरर में इमेज देखते हैं ना, तो एग्जैक्ट इमेज हमें दिखाई देती है मिरर के अंदर। और एक और खासियत है बेटा मिरर में इमेज की, कि तुम जितने डिस्टेंस पे खड़े रहोगे मिरर से, मिरर के अंदर भी तुम्हारी इमेज उतनी डिस्टेंस पे तुमको दिखाई देगी। मालूम है ना मिरर के बारे में आप लोगों को। तो अब देखो, अगर मैं y एक्सिस को मिरर लेता हूं, ये मेरा y एक्सिस एक मिरर है, तो क्या कोई भी कोऑर्डिनेट आपको मिरर इमेज दिख रही है इसकी। लेकिन अगर मैं x एक्सिस को देखूंगा, ये है हमारा x एक्सिस और ये है हमारा y एक्सिस। तो अगर मैं x एक्सिस को मिरर बना दूं, ये मिरर है, तो देखो ये P आपका ऑब्जेक्ट है और M आपका क्या बन जाएगा, इमेज। या फिर M आपका ऑब्जेक्ट और P आपका क्या बन जाएगा, इमेज। सर क्यों बोल रहे हो आप ऐसा, क्योंकि आप देखो इस एक्सिस के जितना डिस्टेंस पे P है उतना ही डिस्टेंस पे क्या है, M। ठीक है ना। तो क्या हम बोल सकते हैं, थर्ड वाले का आंसर ऐसे लिख सकते हो यहाँ पर कि x एक्सिस इज ए मिरर्ड and P and M
is object and image respectively. ठीक है, हाँ ये लिख के दिखाना पड़ेगा आपको। समझ में आ गया दिक्कत इसके अंदर? अगला क्वेश्चन देखो क्या है, फोर्थ क्वेश्चन क्या रहा है, एक z पॉइंट प्लॉट करना है 5 - 6। प्लॉट करो अपने उसमें, मैं भी करता हूँ यहाँ पर 5 - 6। और -6 ज्यादा नीचे हो जाएगा। तो मैं दो का गैप ले रहा हूँ, वो 1 का लेकर के ज्यादा होता था, 5 और -6, तो 5 यहाँ पे आएगा। ठीक है, बना लिया आप समझ लो। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कंस्ट्रक्ट ए राइट एंगल ट्राइंगल IZN। अब मुझे इस पॉइंट से ना एक राइट एंगल ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना है और उसका नाम मुझे क्या देना है, IZN। अब देखो तुम यहां से राइट एंगल ट्राइंगल कैसे बना सकते हो। आपको क्या करना पड़ेगा, राइट एंगल ट्राइंगल बनाने के लिए हमको पता है कि हमें क्या करना पड़ेगा, 90 डिग्री का एंगल चाहिए। तो अगर मैं इस वाले पॉइंट से कोई भी लाइन y एक्सिस से मीट करता हूं तो वहां पे क्या बन जाएगा, एक परपेंडिकुलर बन जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, z से एक लाइन ड्रॉ करता हूं जो कि परपेंडिकुलर है, कहां पर, y एक्सिस पर। कहां पर परपेंडिकुलर है वो, y एक्सिस पर। और उस पे मैं इसको नाम दे देता हूं i नाम दे दे इसको, i नाम दे दे लो, ये हो गया हमारा i। ठीक है बेटा, अब क्या करो, अब ये जो तुम्हारा z वाला पॉइंट है इसको किससे मीट कर दो, ओरिजिन से मीट कर दो। और इसको क्या नाम दे देंगे हम, n नाम दे देते हैं। ठीक है, तो मुझे बताओ क्या ये IZN एक राइट एंगल ट्राइंगल है कि नहीं है ना। क्या मैं यहाँ पर एक ही राइट एंगल ट्राइंगल बना सकता हूँ ऐसा, बताओ। क्या मैं और राइट एंगल ट्राइंगल बना सकता हूँ यहाँ पर, नहीं। बना दिया तो अब देखो, अगर मैं यही सेम काम z के साथ क्या करूं, मैं इसको x एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं ऐसे करके। यहां परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया मैंने, ठीक है, ये रहा परपेंडिकुलर, ये हमारा z था, ये n था, और इसको क्या ले लिया हमने, i ले लिया। तो देखो क्या ये भी राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है ना। तो मैं यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल दो तरीके से ड्रॉ कर सकता हूँ, मर्जी आप लोगों की कैसे ड्रॉ करना चाहते हो। आसान था ये क्वेश्चन। हाँ हमें लेंथ भी बतानी है इसकी, बताओ लेंथ बताओ। मैं यहाँ पे देखो डायरेक्टली लिखता हूँ, ये जो हमारा पॉइंट है IN की लेंथ कितनी होगी, 6। वेरी गुड। IZ की लेंथ कितनी होगी, IZ की लेंथ कितनी है, 5। अब बताओ NZ की लेंथ कितनी होगी, कैसे निकालोगे, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा इसके लिए, x2 - x1। तो 5 - 0 इज 5,
y2 माइनस y1, तो -6 माइनस 0 इज -6। सर 3 into 21 लिख सकते हो आप। अरे बेटा n का कोऑर्डिनेट 0 0 होगा ना, तो ये x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 हो जाएगा। हाँ तो nz हमारा क्या आ गया 25 प्लस 36 61 और इसे लिख सकते हो 3 into 21। 61। सर 3 into क्या होगा 3 का तुम्हें रूट पता है क्या होता है? अगर मैंने लिख भी दिया तो 3 का रूट मालूम है क्या होता है, तो फिर क्या फायदा लिख के, इसको ऐसे छोड़ दो। हाँ फायदा भी आप इसको पाइथागोरस थ्योरम निकाल कर भी कर सकते थे, डिस्टेंस फार्मूला निकाल के कर लो, दोनों का मतलब सेम है, कोई फर्क नहीं है दोनों में। बट तुम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हो तो कोशिश करना कैसे में आप अपना डिस्टेंस फार्मूला ही यूज करना इसको निकालने, ठीक है।